सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। अभी बाड़ा में हुए खुदकुश हमले का गम नहीं भूला था कि खैबर की मस्जिद में धमाके से एडिशनल SHO अदनान शहीद हो गए। दहशतगर्दी की बला एक बार फिर से सर उठा रही है, मगर अफसोस सद अफसोस कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। वज़ीर आज़म फरमाते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाते तो ये धब्बा ता क़यामत इनके माथे और कब्र पर मौजूद रहता। हकीकत यह है कि धब्बों से इस हुकूमत का दामन काला स्याह हो चुका है, मगर सितम यह है कि इक़्तिदार में रहते ये धब्बे दिखाई नहीं देते। ये 1.5 साला हुकूमत नारे रियासत बचाओ के मारती रही, मगर हकीकत में इसने सियासत बचाने पर ही तवज्जो दी। इस हुकूमत के पास आवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं। गरीब के लिए महंगा आटा है, बिजली महंगी है और अब अद्वियात भी महंगी होने जा रही हैं। अशराफिया के लिए इस हुकूमत के पास महंगी गाड़ियों के तोहफे हैं, तनख्वाहों में लाखों के इजाफे हैं, मरात ही मरात हैं। मुकदमात किसके खत्म हुए? हुक्मरानों के। गरीब की तो FIR नहीं कटती। सितम मुलाहिजा करें कि इस्लामाबाद में जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इस गरीब की FIR टूटी हड्डियों और जख्मों की वजह से नहीं, बल्कि मीडिया पर खबर नशर होने की वजह से दर्ज हुई। आप ही बताएं, क्या रियासतें ऐसे बचती हैं? कड़वा है मगर सच यही है कि ये हुकूमत 9 मई की आड़ लेकर अपनी सियासत बचा रही है, वरना भावलपुर की यूनिवर्सिटी में 5500 तालिबात के साथ जो हुआ, क्या वो कोई छोटा सानिया है? अफसोस वज़ीर आज़म को यह धब्बा नजर आया, ना इन्हें मजम्मत और नोटिस लेने की तौफीक हुई, क्योंकि इस वक्त कानून हो या फिर कानून साजी, इसका एक नुकाती एजेंडा सियासत बचाओ मिशन है, एक जमात का खात्मा है। अदालत बार बार जमानत देती है और लोग बार बार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है? जनाब वज़ीर आज़म, क्या ये धब्बा नहीं? और आज तो अक्सरियत के बावजूद हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास न करा सकी। खुद हुकूमती अरकान ने भी तरामीम की मुखालिफत कर दी। ये धब्बा किसके माथे पर कलंक का टीका बनकर तारीख का हिस्सा रहेगा? इसी से आगाज करेंगे। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, ये आज हमने देखा पहली दफा 1.5 साल में तो बड़ी आसानी से चंद घंटों में हमने कानून साजियां होती देखी हैं। ये आज क्या हो गया कि रज़ा रब्बानी साहब के लिए भी जमहूरियत जाग गई कि ऐसे कुछ हो सकता है? ये आप बदनामी कर रहे हैं, हमें बताएं, रबर स्टैंप बना रहे हैं आप पार्लियामेंट को। फिर इसी तरह दीगर लोग भी बोले, हत्ता के कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इतराज़ किया और उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये सारे लोग जो आज बोल रहे हैं, आप तो कमेटी में शामिल थे, कमेटी में पहले कानून के लिए जिसमें तरमीम करनी हो तमाम जमातें उसमें शामिल होती हैं, कहते हैं उस वक्त आप नहीं बोले। तो ये सब क्या हो रहा है? देखें उसामा भाई, मैं वैसे आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज जो ये हुआ पार्लियामेंट में, मैं आपको पता ही है कि जब इस तरह की चीज़ को कवर ना करूं या मेरे नॉलेज में ना हो तो मैं हमेशा ये कह देता हूं कि मैं उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देख सका, क्योंकि आज कुछ अदालती केसेस के बाद कुछ और ऐसी मुलाकातें थी जिस वजह से मैं उसको तो नहीं देख सका। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूँ कि शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चीज़ें बहुत ही इस ऐसे समझे कि ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि प्रोग्राम में तो शायद मैंने उस तरह से ज़्यादा तफसील से बात ना की, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था बड़े तफसील से, जिसमें मैंने बताया था कि बड़े मियाँ जो हैं वो छोटे मियाँ से ऐसा काम लेना चाहते हैं ख़तरनाक किस्म का कि अगर छोटे मियाँ ने वो किया तो फिर बड़े मियाँ पाकिस्तान तो आते हुए नज़र नहीं आते और छोटे मियाँ भी कहीं और आपको सलाखों के पीछे ही नज़र आएंगे। इस वक्त सूरत हाल बहुत सेंसिटिव हुई है शहर इक़्तिदार में। कुछ ऐसे बड़े फैसले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म करने हैं जिस पे उनको बड़े भाई कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बने। मियाँ साहब, आप छोटे मियाँ वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म के तौर पे एक्ट करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग वज़ीर आज़म वाली है नहीं। शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग वही है कि सर झुकाकर बैठते हैं, डांट खाते हैं, यस सर करते हैं, जी सर करते हैं, खादिम सर, नौकर सर, खादिम, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। ये उस तरह के शख्सियत हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो नंबर 1 के तौर पर एक्ट कर सकें। शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा नंबर 2, 3 के तौर पर एक्ट करते हैं, खादिम के तौर पर, और चाहे वो जो खादिम आला, लेकिन यहाँ पे वो खादिम आला नहीं है, वो आवाम के लिए खादिम आला हैं। यहाँ पे खादिम अदना है, वो खादिम आला नहीं है। जो चीज़ें नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं शहबाज शरीफ से, वो इस वक्त बहुत ख़तरनाक है इनके लिए। और आज आपने एक अखबार में एडिटोरियल भी देखा होगा, उस एडिटोरियल में जो बातें लिखी गई हैं, तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ये जब घर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं।
इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे साथ भी शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जो निगरान सेटअप है वो लंबा हो सकता है और कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो निगरान सेटअप है वो तवील हो, क्योंकि सियासतदानों को देख लिया गया है वो डिलीवर नहीं कर सकते, मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, मुल्क के लिए फैसले नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए सियासतदानों को, और इन्हें कहा जाए कि आप ज़रा रेस्ट करें और मामलात जो चला सकते हैं उनको चलाने दिए जाएँ। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो इसलिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऐसी चल रही हैं कि वो किसी भी लम्हे आप देखेंगे कि चीज़ें किसी भी तरफ जा सकती है। एक टर्म यूज़ की थी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं ज़मीर हैदर साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक टर्म यूज़ की थी आज से कोई 2 माह पहले, और वो सहाफ़ी थे जिन्होंने ये टर्म यूज़ की थी, एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज। हमने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तो सुनी है, मावराए अदालत कत्ल तो सुने हैं कि मामला अदालत में ले जाने के बजाय कोई भी किसी को खुद ही खुदा न खास्ता मार के और कह के मैंने अपने इंसाफ ले लिया है, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक फैसले का। इसी तरह से उन्होंने एक टर्म यूज़ की एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज, कि ये बड़े बड़े जिन लोगों ने लूटा है, जिनकी फाइलें मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, इनको बुलाया जाए, इनको वो फाइलें दिखाई जाएं और कहा जाए कि ये आपका कच्चा चट है, ये आपने लूटमार की हुई है, ये आपने माल बनाया हुआ है, लिहाजा इतने पैसे आप वो MBS स्टाइल के इतने पैसे आप जमा करवा दें तो आपकी बचत है, वरना फिर आप तैयारी पकड़ लें। तो ये बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही शहर इक़्तिदार में, और जो है वो बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही हैं उस्ताद गाजी साहब, जो कि अभी हम प्रोग्राम में ज़ाहिर है जिन पे हम बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सदीक, जो आपने बात बताई, माहौल शायद वही हमें ये मुश्तरका इजलास में भी नज़र आया है। चूँकि आप जिस तरह बता रहे थे कि आपने वो अटेंड नहीं किया, लेकिन खबर तो बाहर आ रही है और शायद इतनी एक्सपेक्टेशन भी लोगों की नहीं थी कि ये अब वहाँ पर भी हमें नज़र आने लग जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और वहाँ ये देखा जा रहा है कि वजारत किसने ली है, बोलियाँ लग रही हैं। अभी कहा जा रहा है शायद दोबारा से नए को काबीना में लोग आएंगे तो उसके लिए बोलियाँ लग रही हैं, पैसा और ज़्यादा फेंका जाएगा। तो ये तो लग रहा है कि जो लोग हुकूमत में हैं या काबीना में हैं वो तो इस काम के लिए आए थे, तो जाहिर है कि फिर उनकी तवज्जो तो मुल्की मसाइल पर नहीं होगी, और उसी की वजह से अब ये शायद एक दूसरे की तरफ अब दस्तो गिरवा होने की तरफ आ रहे हैं कि मुझे उतना हिस्सा नहीं मिला, मुझे उतना हिस्सा नहीं मिला। वो गाय तो ज़िबा कर ली, अब गोश्त के लिए भाग रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह है JUF की आप बात कर रहे हैं ना, और आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, इनकी सियासी तौर पे इतनी औकात ही नहीं है। इनको रात आज कोई एक आध जो है वो, क्योंकि आपको पता है मौजूदा हुकूमत के बहुत से मेहरबान भी हैं, दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, समझाने वाले भी हैं, तो चलें और नहीं कहते, मियाँ साहब के शायद फ़ोन आ जाए जरदारी साहब को, फजल रहमान साहब को, ये कल जाके बाजमात वोट देंगे सर जी, ये कल तैयार होके जाएंगे। अच्छा। ऐसे जैसे ईद पे नहीं आप तैयार होते, नहा धो के गुस्ल करके नए कपड़े पहन के खुशबू लगा के, ये उसी तरह से आप देखेंगे जाके वोट डालेंगे। तो इसलिए ये आप ना बात करेंगे ये को बड़े डट गए हैं, बड़े ये गेम कुछ और हो रही है, कुछ और डीलिंग हो रही है, कुछ और मामला चल रहे हैं। तो इनकी सियासी औकात इतनी नहीं है कि ये किसी बात पे डट जाएं या लड़ जाएं या खड़े हो जाएं। ये हो सकता है कल जाके ये आगे हों। आपने बिलावल साहब को नहीं देखा था कि वो बिलावल जो सवात में खड़े होकर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हम बजट पास नहीं होने देंगे, और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा है, शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी के हैं, और अंकल इसाक डार, मैं सदके वारी और कुर्बान, अंकल इसाक डार तो मेरे बहुत अच्छे अंकल हैं, मैं तो उनकी इतनी इज्जत करता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे तो दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारे तो रूह के तल्लुक है, जिस्म का तल्लुक तो है ही नहीं, सोच और अप्रोच का तल्लुक तो हम तो आलम अरवा में हमारी रूहें भी इकट्ठी थी। ये बयान दिए बिलावल साहब ने, तो ये इसलिए सियासी औकात इतनी नहीं है। ये आप देखेंगे कल आपको चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। अच्छा। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि जो निगरान वुज़रा हैं KPK के, उनको फारिग करना बहुत ज्यादती होगी। अच्छा। किसके साथ? अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। जितना उन्होंने लूट मार करनी थी वो कर ली होगी, अब तो कोई थोड़ा सा अब आप नए लाएंगे वो अपने हिस्से की लूट मार करेंगे, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, इनको चलने दें। जो उन्होंने लूट मार करनी थी वो कर ली थी, आप शायद उसकी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन दूसरा एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं जिन्होंने माल, क्योंकि ये बातें आ रही हैं कि वो माल बहुत बना रहे हैं, वो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि वो आप उनके माल बनाने की रफ्तार तेज हो गई होगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि और इलेक्शन कमीशन की भी इतनी कोई हमें नहीं नजर आती, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि वो कोई बड़ा एक्शन ले सकें। अगर ये निगरान काबीना KPK की फारिग हो रही है तो ये सर जी फिर उसी चीज का एक तसलसल है। जो मैं हालात आपको इस्लामाबाद के बता रहा हूँ खराब हैं। बिल्कुल सही, ये उसी का तसलसल है। अब सदीक जान ये बता रहे हैं, खबर ये दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है ना मामलात कुछ खराब लग रहे हैं, हुकूमत के कुछ
ताकतों के साथ या ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ऑर्डर्स कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, वो उस तरह कर नहीं पा रहे, तो उससे भी मामला ख़राब हो रहे हैं। तो मुज़म्मिल, आप किस तरह देखते हैं ये जो आज कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी, कल का वक्त है, और जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे ये सारे लोग तो पार्लियामानी कमेटी में शामिल थे जब हम ये कानून साजी के लिए, ये तरामीम के लिए कोशिश कर रहे थे, हमने बड़ी तेज़ी से होती देखी हैं, चंद घंटों में हो जाती हैं, आज ये एकदम शोर मच गया। तो सदीक जान कह रहे हैं कि असल में पीछे गेम कुछ और है जिसकी वजह से कह रहे हैं कानून साजी तो कर लेंगे, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं जी निगरान सेटअप में से काबीना को ख़त्म कर रहे हैं, नए लोग आएंगे, वो ये सारा कुछ, तो इस वक्त कुछ हलचल मची हुई है इस्लामाबाद में। देखिए, कंसेंसस जो है वो हर इशू के ऊपर हो नहीं सकता, बेशक जितना भी PDM ये इम्प्रेशन दे ले कि वो हर मौजू के ऊपर एक पेज पे है। अब इसाक डार साहब वाला जो सारा इशू था उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने पहले कॉल आउट करके कहा कि नहीं, ये गो थ्रू नहीं हो सकता और इस तरह की शख्सियत को नहीं आना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से डार साहब ने ख़ुद भी डिनाई नहीं किया था कि मेरा नाम डिस्कस नहीं हुआ। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रात जो है वो कैटेगोरिकली कहा है कि ये मूव नहीं कर सकता नाम। तो लगा यही कि जो इत्तेहादी थे उनके प्रेशर में आके शायद डिस्कशन को क्लोज़ करने पर इक्तफ़ा हुआ। इसी तरह पार्लियामान के अंदर जो आज सूरत हाल रही है, अपोजिशन तो देखा जाए तो नॉन एग्जिस्टेंट ना होने के बराबर है। तो अगर आपने कोई बिल बुलडोज भी करना हो तो एहतजाज करने के लिए भी फ्लोर पे कोई नहीं है। तो इसलिए लगता यही है कि कंसेंसस का ही कोई मसला है शायद, क्योंकि इंतखाबात को लेके क्लियर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के। पीपल्स पार्टी पंजाब और बिलखसूस अपर पंजाब में हाई स्टेक होल्डर नहीं है, इसीलिए उनका पॉलिटिक्स को और इलेक्शन को अप्रोच करने का तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है इस वक्त पे। जबकि नून लीग की सारी ग्राउंडिंग और जो सारा जो सेंटर ऑफ पावर है वो था ही अपर पंजाब किसी दौर में, इसीलिए वो इलेक्शन को किसी और तरह अप्रोच करना चाहते हैं। फिर दूसरी बार ये कि जो 1.5 साल की हुकूमत की है उसका फेस शहबाज शरीफ साहब है, पीपल्स पार्टी नहीं है। तो इसीलिए मफादात इलेक्शन को लेके भी अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होते जा रहे हैं कि मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए ये बिल्स जो हमने देखे हैं आज जो पास नहीं हो पाए। अच्छा, निगरान सेटअप पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से ये जो ज़रई इनकलाब के हवाले से बात की गई है, उस तकरीब में उन्होंने ये इसका हम ये कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट कह लें या उसका बाकायदा एक इफ्तिताह हुआ, उसकी तकरीब हुई, तो इस पर मुझे ये जहन में आ रहा है, तारिक रशीद चीमा साहब ने कहा जी हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, हम तो ये नाकाम हो गए। तो क्यों नहीं जो हुकूमतें होती हैं रिफॉर्म उस तरह से कर पाती हैं और फिर इदारे को सामने आना पड़ता है कि जी आप जो काम कर रहे हैं इधर भी आ जाए ज़रा। बिल्कुल, देखें जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका किसी हद तक फेलियर रहा है हमेशा से, इसीलिए जो वैक्यूम बहुत बड़ा है, वो चाहे कोई कैटास्ट्रोफी आ जाए, कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी आए या फिर ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आता है, तो उसमें वो रिसोर्सेज, बिल्कुल, तो जो रिसोर्सेज जो सिविलियन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए दुनिया भर में वो नहीं है। हम अगर अमेरिकन टीवी के ऊपर भी देख लेना तो अगर कोई वहाँ से बाइक या गाड़ी छिन जाए तो जो लॉस एंजलिस की पुलिस है वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है। और हमारे यहाँ पे एक सिकंदर साहब को बेहोश करने के लिए स्टिंग गन नहीं थी कैपिटल पुलिस के पास, जिन्होंने एक वाइज शख्सियत ने पूरे कैपिटल को सबोटाज करके रख दिया, पूरे दिन के लिए कुछ नहीं कर सके। तो आपको दिखाई ये देता है कि इतना लैक ऑफ रिसोर्सेज है सिविलियन सेटअप के पास यहाँ पे कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, और यही वजह है कि रिलक्टेंटली जैलिन करना पड़ता है दूसरे इदारों को भी। तो एग्रीकल्चर को लेके जो बड़ा चैलेंज है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एग्रेरियन लैंड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के लीडिंग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने वाले मुल्क हैं उनसे ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, कल्टिवेटेड लैंड अवेलेबल है, लेकिन मसला ये है कि जो प्रोडक्ट निकलती है वो इसीलिए ज़्यादा नहीं है कि मॉडर्नाइज नहीं हुआ एग्रीकल्चर। उसकी वजह यह है कि उसमें मशीनरी का वो इस्तेमाल, वो जदीद सीड का इस्तेमाल या जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल, जो कि यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर जहाँ पे अक्सर बैरन लैंड्स हैं वहाँ पे वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इनोवेशन से। तो हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि कल्टिवेबल लैंड नहीं है, मसला ये है कि मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही। तो अगर उस तरफ आर्मी चीफ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, ये सारा प्रोजेक्ट अगर उस तरफ जाता है, मॉडर्नाइज होता है, तो इससे बेहतरीन तो कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये अब सदीक हम सुनते पड़ा था कि जी ज़राअत में रिफॉर्म्स करेंगे और छोटे हारी या ये कहें कि जो किसान है, आम किसान, उसके लिए ज़मीन का कभी नहीं हो सका। अब इसमें ये एक उम्मीद जागी है कि इस तरह से उनकी भी कोई मदद की जा सकेगी, उनको भी इस तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट करके उनकी भी एजुकेशन की जा सकेगी, पानी का बेहतर इस्तेमाल, जो बीज की बात कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इस तरफ जाया जा सकेगा। देखिए उसामा गाजी साहब, हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है NCOC की। आपने गुज़िश्ता दौर हुकूमत में देखा कि जब कोविड की वबा आई तो उस वक्त क्या हुआ, NCOC ने जिस मुनज़्ज़म जो है उस प्रोसेस, उस सारे मामले को लेकर चला, हमारा NCOC का इदारा था, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौज हमारा जो है वो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, और मसला ये है कि जितने वो मुनज़्ज़म हैं
उतना हमारा कोई इदारा मुनज़्ज़म नहीं है और हर जगह के ऊपर उनका एक पूरा सिस्टम है। तो जब वो इन्वॉल्व हुए तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर गए। तो अब भी यही प्रोसेस है, लेकिन अभी जो SIFC है इसके हवाले से बहुत सी जो है ना वो लोगों के अंदर गलत फहमियाँ जो है वो मौजूद हैं। उस तरह से मैसेज जा ही नहीं रहा लोगों तक, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। देखें ना, अब इसमें एक परसेप्शन कुछ और बन गई है कि पता नहीं ज़मीनें सारी जो है वो किसी और को दी जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो इसमें जो जिस तरह से मुज़म्मिल साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फिर किस तरह से अच्छे बीज का इस्तेमाल, फिर ये जो हमारी ज़रिए अद्वियात हैं इनके हवाले से बहुत से आप देखेंगे 2 नंबरी और ये चीज़ें हैं। फिर उस तरह से जो बंजर ज़मीनें हैं किस तरह से उनको साइंटिफिक तरीके से जो है वहाँ पे काश्त की जाएगी, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, ये सारी चीज़ें देखें। हमारा जो किसान है उसको आप फैसिलिटेट कर दें, उसको आप टेक्नोलॉजी दे दें, उसको आप एजुकेट कर दें, उसको बता दें कि कब क्या करना है, किस तरह करना है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फोकस है ना ज़राअत के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़राअत के ऊपर फोकस है, IT के ऊपर फोकस है, मिनरल्स के ऊपर फोकस है, इन चीज़ों के ऊपर ये 3-4 शोबे जो है SIFC और SIFC के हवाले से ये है कि जो 1 विंडो ऑपरेशन है, एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी। जो इन्वेस्टर भी आता है पाकिस्तान में, मसला क्या है, इससे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर आता है उससे जो आपने मिसाल दी ना NCOC की, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया था। बिल्कुल, तो हम इस पर करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हुकूमत जो है इस वक्त और उसके इत्तेहादी फोकस किए हुए हैं कि जी निगरान सेटअप किस तरह से बनना है। उस पर क्या हो रहा है ब्रेक के बाद बता दें। अब पता चला। अब पता चला। निगरान वज़ीर आज़म कौन, ये बहस मुसलसल चल रही है। लेकिन इसहाक डार साहब का जिस तरह से नाम आया और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया, वो सबके लिए एक हैरानकुन बात थी कि जी इसहाक डार साहब का चले नाम तो आ गया, लेकिन उसके बाद उसको ओन भी करना था नून लीग ने। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा नजर आया कि एक ही दिन में कई इंटरव्यूज़ दिए और उनमें फिर इंप्रेशन ये दिया कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, इसहाक डार साहब किस तरह से हो सकते हैं, इससे तो बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे सारे प्रोसेस पे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ इसकी निस्बत धीमी बात की, जी वो हो सकते हैं, जिसको भी बनाए वो एक बावक़ार शख्सियत है, देखा जा सकता है, इसको भी अगर तमाम इत्तेहादी मान जाएं तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन मुज़म्मिल, आपको क्या लगता है, ये इसहाक डार साहब वाला चैप्टर क्लोज हो गया? ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी को पता नहीं था या वो इस रेस में नहीं थे, कहीं तो ये सोच आई थी और उसके पीछे यही था कि जी कोई लंबा कंटिन्यू कर सकता है सेटअप, जो भी सदीक जान ने प्रोग्राम के शुरू में खबर भी दी कि ये खदशा है इनको और उस वजह से उस सोच के तहत ये सारा कुछ लाया जा रहा है। तो क्या अब भी कोई इसी तरह की शख्सियत ही आएगी? जिस तरह ये पहले बात आ चुकी है कि सियासतदान होगा, कोई टेक्नोक्रेट वगैरह इस तरह नहीं होगा, सियासतदान होगा। तो कुछ ऐसा बंदा जो कहेगा अच्छा मैं रिज़ाइन करता हूँ और आ जाता हूँ और फिर देखेंगे और आगे चल के फिर बाद में इलेक्शंस लड़ने या नहीं लड़ने वो देखा जाए। देखिए, इसमें तो जब नाम सुना तो आई वॉज इन डिसबिलीफ कि ये हो कैसे सकता है कि आप एक ऐसी शख्सियत के लिए नाम फॉरवर्ड कर दें जिनको वज़ीर ख़जाना लगाते हुए भी आपको बहुत सोचना पड़ा और हर तरफ से तनकीद हुई और लोगों ने ये कहा कि आप इनको रिमूव कर दीजिए और मिफ्ता साहब को वापस ले आएँ। उसकी वजह यह है कि ये डिज़र्व नहीं कर रहे थे और जो पॉलिसीज़ थी सारी उनकी उसको डिसकंटिन्यू किया, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों रिमूव किया उनको। तो एक जो पहले ही ओहदा उनके पास है, अभी वही कंट्रोवर्शियल है कि इतना बड़ा ओहदा एक और जो है वो उनको मिलने जा रहा था और साथ साथ कानून साजी भी हो रही थी। और माइंड यू, ये वो निगरान वजारत उज़्मा नहीं होगी जो इससे पहले हम देखते आए हैं। इस मरतबा की जो निगरान वजारत उज़्मा होगी वो बहुत से इख्तियारात जो पहले कभी हमने नहीं देखा एक्सरसाइज करते हुए इस ओहदे पे किसी को, वो शायद इस बार हम देखें, क्योंकि IMF के हवाले से जो स्टैंडिंग है उस पर बहुत से लोगों का PDM के अंदर आर्ग्यूमेंट है कि कंटिन्यू करना चाहिए या लॉन्ग स्टैंडिंग अग्रीमेंट के लिए जो सारे मामलात हैं वो भी इसी गवर्नमेंट से शुरू होने चाहिए। तो इस सूरत हाल में डार साहब का आना वुड हैव बीन डिस्ट्रक्टिव। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को साइडलाइन करने वाली बात थी, इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात थी। और अगर ये जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उनकी बात पे हम ट्रस्ट करें और पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है उसको एवेलुएट करें, तो लगता तो यही है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है कि ये फाइनलाइज हो जाए नाम। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक और बड़ी अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये की कि अगर इकॉनमिस्ट भी कोई आता है तो उसको भी कंसेंसस से आना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बेस पे आ जाए कि कौन अच्छा मैनेज कर सकता है, क्योंकि कंसेंसस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे इलेक्शन आ रहा है, ये सिर्फ एक पार्टी के मफाद को लेकर नहीं आना चाहिए। तो वाकई अगर वो उनकी कन्विक्शन जो है वो ठीक है इस बारे में और उनकी इंटेंट ठीक है तो फिर तो अग्री करना पड़ेगा उनकी बात से। लेकिन डार साहब का नाम फाइनलाइज ना होना इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, लेकिन जो बात सदीक आपने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन आज़म खान साहब खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला है, हम उनकी रिप्यूट इसी तरह से कहते थे सब, हत्ता के तहरीक साहब वाले भी कहते थे नहीं जी ये बड़े ज़बरदस्त आदमी, इनकी बड़ा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा, सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है। लेकिन उसके बाद हमने देखा सारी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया।
तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी होते उस दौर से, फ़र्ज़ कीजिए बाहर भी हैं अगर मुकम्मल तौर पर, तो माशी मामलात को वही देख रहे होंगे। ये बात बड़े वसूख से कही जा रही है कि वही देख रहे होंगे और जो भी आएगा हाथ ऊपर होगा इसहाक डार साहब का, वो सेनेटर नहीं होंगे, वो वजारत ख़जाना को पूरा डिक्टेट कर रहे होंगे कि जी हम ये करके गए, IMF के मामला, दीगर मामला, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हो सकता है इसहाक डार साहब, मुज़म्मिल साहब की बात यानी इस हद तक ठीक है, जो इस वक्त हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं कि उनके नाम पे क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल भी हो गया है और रिएक्शन भी आया है, तो शायद वो ना हो, लेकिन क्या पता कि जहाँ के फ़ैसले मैटर करते हैं वहाँ फ़ैसला हो गया हो कि इसहाक डार साहब ही आएंगे और एंड पे आप देखेंगे कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके बताएंगे कि अंकल इसहाक डार कितने उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान साहिबा ये मैटर नहीं करते, कोई भी मैटर नहीं करते। जितने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, टीवी पे बात करेंगे, इनमें से कोई भी मैटर नहीं, इवन के जरदारी साहब भी मैटर नहीं करते। अगर फैसला हो गया है तो पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे बढ़ के कहेगी कि जी वो ठीक है, उस वक्त हम बाकी जमातों से क्योंकि मुशावरत चल रही थी, मुनासिब नहीं था उस वक्त ये बात करना, लेकिन फैसला जो है वो बिल्कुल फैसला हो गया था। हम टीवी पे ये ज़रूर बात कर रहे थे कि फैसला नहीं हुआ क्योंकि वो ज़ाहिर है छोटी जमातों को एतमाद में लेना था, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसकी भी वो जस्टिफिकेशन देंगे। और कल ये भी हो सकता है कि जो तरमीम है उसमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे जो है वो वोट दे रही हो। तो देखें, कई बार लोगों को सामने कुछ और नज़र आ रहा होता है, पीछे कोई असल फैसले, जैसे अब हमारे प्रोग्राम का देख लें, लोगों को तो यही नज़र आ रहा है कि उसामा गाजी साहब बैठे हैं, मुजम्मिल साहब बैठे हैं, सदीक जान बैठे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि पीछे शाह साहब हैं, गुलाम अब्बास शाह साहब हैं, वाला साहब हैं, वो टीम के कप्तान हैं, वो जो फैसले करते हैं हम सर तस्लीम खाम करते हैं। वो हमें बताते हैं जी आज आपने इस मौजू पे बात करनी है लाजमी, हम कहते हैं जी हाजिर शाह जी। वो कहते हैं आज ये मेहमान लेने हैं, 6:59 पे भी बता दें तो कभी आपने इनकार किया उसामा साहब कि नहीं नहीं शाह जी नहीं, हम ये गेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि आप हमें 6:59 पे बता रहे हैं। हम तो कहते हैं शाह जी हम खादिम, लेकिन वैसे मुशावरत से हो रहा है, सैयदों की इज्जत करते हैं हम, और वो तो कुछ तो मुशावरत चल रही होती है, वो उनसे हमारा देखें ना देखें वो मुशावरत भी चल रही होती है और कभी कभी टीम के कप्तान के पास कुछ इख्तियारात भी होते हैं। तो शाह जी ज़ाहिर है एक उनसे आप देखें ना, उनके साथ भी हमारा एक रूहानी भी ताल्लुक है, एक लीगल, वो सारी चीज़ें, वो जो प्रोग्राम के अंदर उनका रोल है वो अलग है, एक वैसे भी रूहानी ताल्लुक है। तो कई बार ऐसे होता है कि जो है वो बहुत से मामलात में रूहानी ताल्लुक भी होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। हो सकता है कोई जरदारी साहब पीरों की बात बहुत सुनते हैं, उनको याद नहीं है, आपको एक खबर आई थी कि पीरों ने कहा कि आप पहाड़ों से दूर रहें कुछ अर्सा, तो वो कराची चले गए थे। तो इसलिए अगर कोई पीर कोई कह देता है कि जी एक सवाल भी अच्छे साबित, एक कमेंट मैं कर दूं, मुजम्मिल का एक सवाल है कि आपने तो नवाज शरीफ, जरदारी साहब सारों को राजा रियाज की फहरिस्त में शामिल कर दिया कि वो जो राजा रियाज की पोजीशन है वही सारों की है। जी मुजम्मिल, सदी के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने जो है वो एक रेवलेशन कहना चाहिए उसको। उनका कहना यह है कि आपने जरदारी साहब का जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे थे, तो मालिक साहब ये कह रहे थे कि जरदारी साहब कुछ साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं जो उनके बड़े करीब हैं, वो तो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। तो आपको है मालूमात इस हवाले से? मेरा जहाँ तक जी जस्टिस मकबूल बाकिर साहब साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी उनसे भी कोई राब्ता वगैरह किया गया है। मालिक साहब कह रहे हैं ही इज़ द डार्क हॉर्स, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि उनका चांस बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मकबूल बाकिर साहब को जरदारी साहब चेयरमैन नैब भी लाना चाहते थे। देखें, मसला ये है कि इस वक्त ना बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बैंक के प्रेसिडेंट के हवाले से बातचीत चल रही है कि उनको लगवाना चाहते हैं जरदारी साहब, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दे दी है कि जरदारी साहब के एक दोस्त हैं, उनको कोई 14-15 अरब रुपए जो है वो कर्जा वो दिलवा देंगे। इस तरह की तेज़ी, क्योंकि दिन कम रह गए हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त कम मुकाबला सख्त। और फिर आजकल तो मिनिस्टर जो हैं वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले 15 माह में जो चीज़ें हुई हैं उनको सेटल करना, चीज़ों के पीछे कदमों के निशानात मिटाना, पेपर ट्रेल पूरी करना, चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना कि अगर बाद में कुछ चीज़ें आगे चेक भी होती हैं तो सारी चीज़ें पूरी हों। तो बहुत ज़्यादा आजकल मेहनत कर रहे हैं वो, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के। तो ये सर कोई इनमें से मैटर नहीं करता। अलबत्ता मुजम्मिल साहब आज आपने डॉन का पढ़ लिया होगा एडिटोरियल भी और जो चीज़ें हैं, गो कि मैं इन सारी चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। ना तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त रिस्क लेंगे
ना मरीम नवाज साहबा रिस्क लेंगी। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही आपको पता है कि वो रिस्क कभी लिए ही नहीं उन्होंने ज़िंदगी में। वो तो बिल्कुल एक बेहतरीन रास्ते पे चलते हैं, जिस रास्ते को उन्हें पता है कि यही रास्ता जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। वो हमेशा कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि लगता है कि यार ये देर लग जाएगी इस रास्ते पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वो शेर भी अक्सर पढ़ते हैं ना कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, और मुझे यकीन है कि काफिला यहीं से निकलेगा। वो उन्हें उस जगह का पता है कि जहाँ पे एड़ियाँ रगड़नी चाहिए, हमेशा वो वहाँ पे एड़ियाँ रगड़ते हैं और फिर चश्मा निकलता भी है। तो मियाँ नवाज शरीफ भी कोई खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखें मियाँ नवाज शरीफ भी आखिर अपने भाई शहबाज शरीफ के रास्ते पे चले तो उनको पासपोर्ट भी मिला, केसेस भी खत्म हुए, मरीम नवाज साहब के भी केसेस खत्म हुए, पूरी पार्टी के भी केसेस खत्म हुए। रास्ता यही है, जगह यही है जहाँ पे एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, और शहबाज शरीफ साहब को पता है। और इस वक्त मियाँ साहब भी ऑन बोर्ड हैं। मैं वैसे इन चीज़ों को नहीं मानता कि ये जो एक चल रहा है कि बड़े अख्तिलाफ है, ये है वो है, ये चीज़ें हो जाएंगी। ये पहले भी होता था। अब एक और मामला जो है आखिर में हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले करें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद में हमें केसेस नज़र आ रहे हैं। तोशा खाना का जो केस है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली ख्वाजा हारिस साहब ने, ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील, और अब कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को बुला लिया गया है। इसके साथ साथ FIA में तलबी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो गए। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उस पर कहा जा रहा है फ़र्द जुर्म 2 अगस्त को आयद हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब जो है वो तो कहते ना, उन्होंने तो साफ कह दिया जी मैं माजरत चाहता हूँ, लिख कर भी दे दिया, और पार्टी पॉलिसी थी। ये सब हो रहा है। तो मुजम्मिल, ये लग रहा है कि अब जिस तरह इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ये मामलात अब निमटने की तरफ हो। जो खान साहब कहते हैं जी 200 के करीब मेरे ऊपर केसेस हैं, उनको किसी तरह कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो ये हुकूमत के लिए अब है कि कौन से केसेस हैं उन्होंने नज़र में रखने हैं कि कम से कम इन केसेस पर तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। उसमें मुझे सर फहरिस्त तोशा खाना नज़र आ रहा है। देखें, इसमें तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो ये वही मेडिसिन है जो अपनी वजारत उज़्मा के दौर में वो पूरी अपोजिशन को देते रहे। और इसमें राना सनाउल्लाह साहब का केस भी था, जिसको बाद में शहरियार अफरीदी साहब ने भी कन्फेस किया, फवाद चौधरी साहब ने भी कन्फेस किया। किसी के ऊपर आप मनशियात के केस डालते रहे, किसी को आपने 2 दिन पहले ऐलान करके ये कह दिया कि अब नैब का केस इस पे बनने वाला है, और बन गया। और सारी अपोजिशन जो है ऑलमोस्ट वो बिहाइंड द बार्स रही। तो अब शायद मैं समझता हूँ कि इस तल्ख एक्सपीरियंस से वो ये सीखेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो होती है, जो विच हंटिंग होती है, और जो इंतकाम की पॉलिटिक्स होती है, इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। इससे मुल्क में मज़ीद इंस्टेबिलिटी होती है। तो अगर तो PDM की हुकूमत ये करती कि इन सारे मामलात में वो वही रवैया ना दोहराते जो उनके साथ हुआ, तो शायद मॉरल हाई ग्राउंड होता, लेकिन उस तरह से हमने नहीं देखा। और जहाँ तक केसेस का मामला है तो उसमें बहुत सी सॉलिड ग्राउंडिंग्स भी हैं। अगर हम अलकादिर ट्रस्ट वाला केस देख लें, तोशा खाना वाला केस का आपने जिक्र किया, चलें वो तो किसी हद तक एग्जैजरेशन उसमें की जाती है कि बहुत ज़्यादा कोई एम्बेजलमेंट हो गई है, कोई ऐसी करप्शन हो गई है जो पहले कभी हुई नहीं। हालांकि उस नौयत के केसेस पहले नवाज शरीफ साहब पे भी हैं, जरदारी साहब पर भी हैं, क्योंकि तोशा खाना से गाड़ी लेना इज़ टोटली इलीगल। वो आप पे करके भी नहीं ले सकते एज़ पर जो कवानीन है वो, और उन दोनों ने ले रखी है जी। और डिक्लेयर मरीम साहब ने तो JIT में डॉक्यूमेंट्स दिए कि जी मैंने बेच के इतना मुनाफा कमाया जी। और वहाँ से मंसूर अली खान साहब वाला जो शो था, जिसकी बाद में एक वीडियो भी सामने आ गई थी, उसमें भी वही डिस्कशन में काफ़ी वो लाजवाब हो गई थी आगे से। तो देखा जाए तो कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं हुई जो पहली बार हो रही थी, लेकिन चूंकि खान साहब ने मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम किया था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर किसी भी नौयत का इस तरह का केस बन नहीं सकता और ना ही मैं ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। लेकिन अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस था, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उसकी वजह यह है कि कैबिनेट को इन्वॉल्व किया गया, फिर काबीना के लोगों पे उन्होंने कहा कि साइन उन्होंने किए थे, उनसे पूछें जाके। तो किसी हद तक जो रेपुटेशन थी उसमें फ़र्क आया, लेकिन PTI का फॉलोवर जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को करप्शन समझता है। सही। और वो चाहे खान साहब खुद भी कन्फेस कर दें आके कि मैंने ये गलती किया, तो वो कहेंगे नहीं आपने नहीं। जो कोर फॉलोवर होते हैं वो तो मियाँ साहब को भी जब सजा हो गई, बच्चे ही कहाँ हैं जी, सोशल मीडिया पे नज़र ही नहीं आते, हमें तो पता नहीं कहाँ हैं। सदीक साहब को शायद नज़र आते हैं, मुझे तो नहीं आते। ये बताएं सदीक, ये कहाँ तक अब साइफर वाला मामला था, उस पर राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने तो पता नहीं दर्जनों केसेस में कहा जी इसमें भी गिरफ्तार होंगे, इसमें भी गिरफ्तार होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को यकीन है। वो कहते हैं इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना ही करना है, और हर पेशी पर वो कहते हैं पता नहीं किस वक्त भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं पाती। ये क्या कुछ प्लान बना हुआ है हुकूमत का कि किस वक्त उन्हें गिरफ्तार करना है? वैसे तो बहुत से केसेस हैं, वो जब चाहे कर लें, फैसला राना सनाउल्लाह ने करना है, FIA उनके अंडर है। नहीं, गिरफ्तारी का फैसला तो नहीं हुआ, क्योंकि गिरफ्तारी का फैसला हो जाए तो वो अगले 1 घंटे में गिरफ्तार हो सकते हैं। आप मुझे बताएं ना, कल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए कि उनको गिरफ्तार करके पेश करें,
कल पुलिस जा सकती है उन्हें गिरफ्तार करने ऐसे, और वो ऑर्डर भी वापस ले लिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि उनको किसी नामालूम FIR में गिरफ्तार ना किया जाए, तो ऐसा भी कोई मसला नहीं है। फिर असल में अब जो है ना वो बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर आ गया है तोशाखाना केस। अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो फैसला कर दें, जो भी वो फैसला करें, ताकि उसको वो इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर सकें, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद कर चुकी है आमिर फारूक साहब पर, और उन्हें मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा। और जो इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की कोशिश है वो ये है कि किसी तरह से आमिर फारूक साहब के पास चीज़ें पेंडिंग रहें और नीचे से हुमायूं दिलावर साहब जो है वो फैसला सुना दें, क्योंकि जब एक बार वो फैसला सुना देंगे तो ऊपर जितनी एप्लीकेशंस हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी, और फिर वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है या कन्विक्शन है उसको जो है वो सस्पेंड कराने में भी टाइम लगेगा, और सस्पेंड हो भी जाए तो 2-3 साल कम अज़ कम आराम से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस चल सकता है। और जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो दोनों तरफ से कोशिश है, हुकूमत की कोशिश है, इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि आमिर फारूक साहब की अदालत में चीज़ें पेंडिंग रहें और किसी हद तक वो कामयाबी नज़र आते हैं, और तहरीक इंसाफ चाहती है कि एज सुन एज पॉसिबल आमिर फारूक साहब फैसले दें ताकि उसको वो चैलेंज करें या तो इंटर कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको ये लगता है कि किसी भी बेंच में लग जाएँ चीज़ें, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज मैं मौजूदा कमरा अदालत में ख्वाजा आरिफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रखी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स अदालत के सामने रखे हैं जो शायद उनको हाई कोर्ट में भी अगर उनको फ़ायदा ना दे सके तो सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर फ़ायदा देंगे, चाहे किसी भी बेंच में वो केस जो है वो लग गया, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। तो अब ये दोनों में मुकाबला है, तहरीक इंसाफ में और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में। देखते हैं कौन कामयाब होता है। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में भी केस की हेयरिंग है, वो यही तोशाखाना के हवाले से है कि ये केस काबिल समाअत नहीं है। बिल्कुल, आमिर फारूक साहब के पास मामला आया था कि नीचे उनको काबिल समाअत करार दिया गया था। आमिर फारूक साहब ने दोबारा हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा था कि आप सुन के दोबारा फैसला करें। ख्वाजा आरिफ साहब का कहना यह था कि जब एक जज इतना बाइस्ड है, जिसका हमने बता दिया, तो उनकी फेसबुक पोस्टें सामने आ गई हैं, वो कहते हैं कि मेरी नहीं है, फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है। फिर जिस तरह से बात गालम गलोच तक पहुंच गई है जज साहब और वकला के दरमियान, कल की आपने वीडियो शायद सोशल मीडिया पे देखी हो कि उन्होंने कहा शट अप, उन्होंने कहा यू शट अप और बेशरम और इस तरह के अल्फाज पहली बार हम देख रहे हैं अदालत के अंदर। तो अब इतना ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ यानी गालम गलोच की हद तक पहुँच गया जज साहब और वकला के दरमियान। तो आज भी ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि आप ये केस जो है वो उस वक्त तक कम अज़ कम इसकी समाअत रोक दें जब तक फोरेंसिक नहीं हो जाता जो जज साहब की पोस्टें। लेकिन आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया है और अभी तक तो जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस चीज़ें सामने नहीं आई। तो ये सारा मामला है, देखते हैं किस तरफ चीज़ें जाती हैं। तो हुकूमती प्लान यही नज़र आता है कि कम अज़ कम इलेक्शन तक तहरीक डिस्क्वालीफाई हो चुके हों या जेल में हों, ये हुकूमत का प्लान नज़र आता है। और दूसरी तहरीक इंसाफ का प्लान नज़र आता है कि इस तरह से केसेस को आगे बढ़ाया जाए कि कहीं ना कहीं उनको उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से कहीं रिलीफ मिलने की उम्मीद हो। तो इन मामलों पर हम नज़र रखेंगे और आपको आगाह भी करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।